गुड मॉर्निंग। आज अपन लास्ट क्लास में अपना अग्नाशय के बारे में पढ़ रहे थे, अपन अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। आज अपन अग्नाशय ग्रंथि के बाद में यकृत ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। उसकी कुछ महत्वपूर्ण है, वो पाचन में किस प्रकार से योगदान देती है उसकी बात करेंगे, और साथ में कुछ ऐसे एंजाइम्स की भी बात करेंगे जो आपके पाचक रस या पाचक अंगों के रूप में काम करते हैं, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में अपना अग्नाशय के बारे में पढ़ा था। अब लास्ट अपनी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि, इसकी बात करते हैं कि ये जो आपके लीवर है उसकी बात करते हैं। यकृत या लीवर की बात करते हैं। कि यकृत या लीवर जो है इसकी बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना, याद रखने वाले पॉइंट क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें महत्वपूर्ण कि ये क्या करती है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण बात करें कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके मध्यपट या जिसे बोलते हैं डायफ्राम, मध्यपट या डायफ्राम के नीचे की तरफ पाई जाती है, जो त्रिकोणाकार अंग है। कैसा है? त्रिकोणाकार अंग है। और ये क्या होता है कि इसका अधिकतम जो वजन है वो दाईं ओर होता है, कि इसका अधिकतर वजन है वो अपने शरीर में क्या होता है, दाईं ओर होता है। अधिकतम वजन किस तरफ होता है? दाईं तरफ होता है। तो कहना बोले शरीर में दाईं तरफ ये पाई जाती है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन यकृत का। कि यकृत की कुछ स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं अपन। और इसके नीचे इधर क्या होता है आपकी आमाशय। देखिए, ये तो है आपका आमाशय। ये जो आपके है यहाँ पे क्या होता है, छोटी सी और स्ट्रक्चर पाई जाती है आपके, ये नलियाँ जुड़ी होती कुछ, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है आपके इस प्रकार की छोटी सी, ऐसे बोलते हैं पित्ताशय। ये क्या है? पित्ताशय है। और ये आपके यकृत हो गया। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या पाई जाती है आपके, इस प्रकार से अग्नाशय पाई जाती है। ये तीनों पाचक ग्रंथि यहाँ पाई जाती है। और ये क्या होता है आपके, देखो ये यकृत होगा, इसका देखो ये पोर्शन है आगे वाला, ये वजन वाला पोर्शन, ये क्या होता है आपके दाईं तरफ होता है। ठीक है, और ये दाईं तरफ होने की वजह से क्या होता है आपके, इसकी अपने से मानते हैं कि जो यकृत है अपने शरीर में दाईं तरफ होता है। दो पार्ट होते हैं इसका, दो लोबों में बंटा होता है। ये दो लोब बने हैं, दायां और बायां लोब। ये यहाँ पे आपका आमाशय होगा बाईं तरफ, ये दाईं तरफ क्या होगा, यकृत होगा। यहाँ पे क्या होता है, यकृत क्या अवतल वाली भुजा, अवतल मतलब आपको मुझे पता है, एक तो होता ये आपके उत्तल लेंस, अवतल इस प्रकार से होता है। ये अवतल वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, यहाँ पे क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। अभी पढ़ेंगे पित्ताशय क्या कार्य करता है। तो ये डायग्राम हो गया आपके यकृत का, अग्नाशय का और आमाशय का, तीनों पाचक ग्रंथियों हो गए। अब देखिए आप आगे बात करते हैं इसकी यकृत के बारे में, और आगे बात करते हैं यकृत क्या है, इसकी स्थिति क्या है, कि इसका अधिकतम वजन क्या होता है आपके दाईं तरफ होता है। और सामने से देखने विकृत कितना होता है, दो भागों में बंटा होता है। जैसे भी बनाया था यकृत का दो भाग, एक तो इधर वाला देखो ऐसे बनाया था ना, अभी पोर्शन बनाया था कि भाई ऐसे यकृत का बना दे। वापस थोड़ा रफली बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, कि भाई यकृत जो है इसको समझाने के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा वापस बना लेते हैं डायग्राम को। ठीक है, तो इसको बनाया यकृत को थोड़ा कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये यकृत का पोर्शन बन गया।
तो यकृत को आप देखो 2 भाग दिखाई देते हैं यकृत में मुख्य रूप से। तो एक यकृत के अंदर 2 भाग दिखाई देते हैं। एक जो बड़ी आपके 2 पालियाँ पाई जाती है, एक तो ये दाईं पाली और एक बाईं पाली, दाईं पाली और बाईं पाली, ये 2 पालियाँ होती है। और इसमें क्या होता है कि अगर सतह से तल की तरफ देखने पर 2 अतिरिक्त पालियाँ और दिखाई देती है, नीचे की तरफ और क्या होती है 2 पालियाँ दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि यकृत में करीब लगभग कितनी आपके 1 लाख क्या पाई जाती है, छोटी छोटी पालियाँ पाई जाती है। ठीक है, 1 लाख क्या पाई जाती है, छोटी षटकोणीय पालियाँ पाई जाती है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं 1 लाख छोटी षटकोणीय यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयाँ पाई जाती है। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयाँ पाई जाती है। इकाइयाँ होती है जिन्हें क्या कहा जाता है, आपके यकृत पालियाँ कहा जाता है। यकृत पालियाँ कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं लिवर लोब्यूल्स कहा जाता है, लिवर लोब्यूल्स। ठीक है, ये आपके यकृत की संरचना। देखो जो चीज़ इसमें जैसे अपन पढ़ते हैं वृक्क के बारे में पढ़ते हैं, किडनी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें बोलते हैं नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन शरीर की संरचना, आपके वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई हो गई। जैसे आपके यकृत के अंदर क्या पाई जाती है, लगभग षटकोणीय वाले इस प्रकार से 6 भुजाओं वाले षटकोणीय 6 भुजाओं वाली। ठीक है, तो ये ऐसी 1 लाख संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जिन्हें क्या कहा जाता है, यकृत पालिकाएं कहा जाता है। तो ध्यान रखना, यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, यकृत पालियाँ होती है। एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना, आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद बात करें कि भाई जो आपकी ये ग्रंथि होती है पित्त का निर्माण करती है। कौन, आपके जो यकृत ग्रंथि होती है क्या करती है, पित्त का निर्माण करती है। और ये जो यकृत क्या कार्य करती है, आपके पित्त का निर्माण करती है। पित्त का निर्माण, पित्तरस जो होता है जो भोजन के पाचन में योगदान देता है, तो पित्त का निर्माण करती है। और यहाँ से क्या होता है, जो पित्त होता है वो यकृत वाहिनी उपतंत्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हेपेटिक डक्ट सिस्टम कहा जाता है। किसे, देखो उसको मिटा देते हैं, अपन समझते हैं अच्छे से इसको, प्रोसेस को आगे वाले को। कि यकृत के अंदर क्या होता है कि इस ग्रंथि के अंदर यकृत के अंदर क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, उसके आगे देखिए आप कि अभी बात कर ली कि भाई ये जो यहाँ से जो पित्त होता है वो क्या करता है, यकृत वाहिनी से आपके क्या होता है, यकृत वाहिनी उपतंत्र क्या कहा जाता है, यकृत वाहिनी उपतंत्र, इंग्लिश में कहा जाता है हेपेटिक डक्ट सिस्टम। ठीक है, तथा और पित्त वाहिनी, किसे, यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी के पित्त वाहिनी द्वारा क्या करता है, पित्ताशय में चला जाता है। इसके साथ कहाँ जाता है, पित्ताशय में। मैं बताया था पित्ताशय का डायग्राम बनाया था, मैं बताया था छोटा अवतल भुजा की तरफ पाया जाता है पित्ताशय। ठीक है, तो ये पित्ताशय में चला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है गॉल ब्लैडर कहा जाता है इसको। पित्ताशय को क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ठीक है, और पित्ताशय में चला जाता है। और पित्ताशय के जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, यकृत के अवतल में स्थित होता है। अभी डायग्राम बनाया था ऐसे, तो यहाँ पे मैंने ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाया था, उसको मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था, बोला था पित्ताशय। तो ध्यान रखना, पित्ताशय कहाँ पाया जाता है, यकृत के अवतल भुजा। अवतल मैंने आपको बताया था अभी कि अवतल भुजा क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है। तो पित्ताशय का क्या कार्य है कि अभी पित्ताशय जो है आपके, ये पित्ताशय क्या करता है आपके, ये जो पित्त रस होता है या पित्त होता है इसका क्या करता है, भंडारण करता है या संचय करता है। पित्त का भंडारण या संचय या इकट्ठा करना एक ही बात, ये कार्य करता है। और यहाँ से ये क्या होता है, पित्ताशय नलिका द्वारा क्या करता है, पित्त ग्रसनी में चला जाता है। कि यहाँ से पित्ताशय में जाएगा, पित्ताशय से क्या होगा कि जो पित्ताशय से जो पित्त रस होता है ये पित्ताशय नलिका के द्वारा किस में चला जाता है, ग्रसनी में। किस में जाता है, ग्रसनी में चला जाता है, और भोजन के पाचन में योगदान देता है। देखिए वापस सुन लीजिए यकृत के बारे में कि यकृत आपके सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, या सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ही है। पाचक ग्रंथि भी यही है, और अपन नॉर्मली बात करें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत ही है।
ठीक है, अपन पढ़ा था यकृत जो होता है वो आपके दाईं तरफ होता है शरीर में, इसका वजन दाईं तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए अपन कहते हैं शरीर में यकृत जो दाईं तरफ पाया जाता है। उसके बाद पढ़ा था डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। उसके बाद अपने पढ़ा था यकृत जो होता है सामने से देखने पर 2 भागों में विभक्त होता है, जैसे अपन बनाया था, एक दाईं तरफ होता है और एक बाईं तरफ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करा की थी अगर सतह से देखने में 2 अतिरिक्त पालियाँ दिखाई देती है, इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स नहीं। उसके बाद पढ़ा था कि भाई आपके यकृत के अंदर, ठीक है, 1,60,000 कोणीय यकृत पालिकाएँ पाई जाती है, जो आपके यकृत की क्या है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। पूछ लेने वाला क्वेश्चन, यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, तो यकृत पालिकाएँ या इंग्लिश में बोलता है लिवर लोब्यूल्स कहा जाता है। उसके बाद अपने पढ़ा था कि भाई यकृत जो है पित्त का निर्माण करता है, ध्यान रखना, पित्त का निर्माण का कार्य कौन करता है, यकृत करता है, लेकिन पित्ताशय इस पित्त को संग्रह करने का, इकट्ठा करने का कार्य किसका है, पित्ताशय का है। तो यकृत से क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है, ये क्या करता है, यकृत वाहिनी उपतंत्र हेपेटिक सिस्टम होता है, नलिकाएं पाई जाती है इसकी सहायता से, और पित्त वाहिनी की सहायता से कहाँ चला जाता है, पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में चला जाता है, और यहाँ पे इसका क्या होता है, पित्त का संग्रह होता है। तो कुछ लोगों को ये पता होता है, लोग बता देते हैं भाई पित्त कहाँ बनता है, पित्ताशय बनता नहीं बनता, पित्ताशय संग्रह करता है, पित्त बनता कहाँ है, यकृत के अंदर बनता है। उसके बाद पित्ताशय का कार्य क्या है, पित्त का भंडारण करना, संचय करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। उसके बाद ये पित्ताशय क्या होता है, जो पित्त होता है ये पित्ताशय नलिका के द्वारा किसमें चला जाता है, ग्रसनी। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था ग्रसनी, ठीक है, फेरिंग्स के बारे में पढ़ाया था। ग्रसनी से भोजन जाता है ग्रासनाल में, ठीक है, ग्रासनाल से फिर भोजन जाता है आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत है ना, वो भी प्रोसेस याद है, तो ग्रसनी में चला जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब अपन, ठीक है, कि कुछ महत्वपूर्ण अभी आपके अब पढ़ते हैं आगे अपन कि भाई लाल ग्रंथि से, अग्नाशय से, आमाशय से कौन सा हार्मोन निकलेंगे। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं पाचन की क्रियाविधि, फिर लास्ट में अपन एक सारणी के द्वारा क्या करेंगे, ये जो भी पाचक रस है, एंजाइम है, इनकी बात करेंगे। एक सारणी के द्वारा अपन याद कर सकते हैं भाई किस अंग के द्वारा कौन सा हार्मोन स्थित होता है, कौन सा एंजाइम स्थित होता है जो भोजन के पाचन में योगदान देता है। ठीक है, अब अपन ये तो पढ़ लिया अपने भाई पाचक के कौन कौन से अंग होते हैं, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, कौन से ग्रंथियाँ शामिल होती। अब पढ़ेंगे भोजन का पाचन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट शेडिंग करेगी भोजन का पाचन, ये लास्ट शेडिंग है। उसके बाद अपन वो एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पाचन तंत्र वाला आपके पोर्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद आएगा आपके श्वसन तंत्र की बात करेंगे। देखिए बात कि भाई भोजन का पाचन है, इसकी हेडिंग क्या अपनी, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए कि भोजन की पाचन की क्रिया क्या है, कई यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। देखो यांत्रिक मतलब कुछ शरीर के अंग होते हैं, वो मेहनत करते हैं जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, और कुछ रासायनिक पदार्थ एंजाइम्स होते हैं, ठीक, अम्ल होते हैं जो भोजन के पाचन में योगदान देते हैं। इसलिए वर्ड लाया गया है कि भोजन का पाचन कई यांत्रिक व रासायनिक आपके प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। उसके बाद के आहार नाल के भीतर जो अंग पाए जाते हैं, ग्रंथियाँ पाई जाती है, इनके द्वारा इस तरह जो एंजाइम होते हैं कि भाई आपके अंग है, जो ग्रंथियाँ, ये क्या करती है, एंजाइम का स्त्राव करती है जो भोजन के पाचक तत्वों के, जो पोषक तत्व भोजन के अंदर, ठीक है, क्या होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, इनका क्या करती है, आपके पोषक तत्वों का क्या करती है, जल अवगोटन द्वारा, जो पोषक तत्वों का क्या करते हैं, जल अवगोटन द्वारा क्या करते हैं, सरलीकृत करते हैं, या अपन कहते हैं सरल भागों में तोड़ते हैं ताकि शरीर उसको अवशोषित कर सके। तो ये क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा कंप्लीट होती है, एंजाइम के द्वारा। अब देखिए आप आगे बात करते हैं कि एंजाइम सामान्यतः किस वर्ग के होते हैं। अपने जो अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे, एंजाइम अपने चैप्टर भी है, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में, बड़ी क्लासेज में। ठीक है, तो एंजाइम्स जो होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं, 7 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अपने जो पाचन तंत्र में जो एंजाइम्स काम होते हैं वो किस वर्ग के होते हैं, ये आपके जो एंजाइम होते हैं ये आपके हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं। अब हाइड्रोलेसेज वर्ग का मतलब होता है जल अपघटन द्वारा भोजन के पाचन में, या जो भी है उसको जल की सहायता से क्या करना, उस चीज़ को तोड़ना। किसकी, अब भोजन की बात करें तो भोजन को जल की सहायता से तोड़ना, या तो भोजन जो पाचन जल बाहर निकालना, या जल की सहायता से तोड़ा जाता है उस वर्ग को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलेसिस। तो इसमें क्या है, या तो जल जो होगा, जल की उपस्थिति जरूरी है किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, या जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आगे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि पाचन क्रिया में जो कार्य करने में प्रमुख एंजाइम कौन, उनकी बात कर। देखिए ये महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार का अपन भोजन रूप में मुख्य पदार्थ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट पहला, ठीक है, दूसरा आपके क्या है, प्रोटीन, और तीसरा क्या है, वसा।
ये 3 महत्वपूर्ण घटक है। अब इनको पाचक करने वाले एंजाइम कौन से, उनकी बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट पाचक, प्रोटीन पाचक और वसा पाचक। पाचक मतलब पचाने वाले, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम और वसा को पचाने वाले एंजाइम। आपको ये एंजाइम्स जरूर याद रखने हैं, बहुत काम आएंगे, ठीक है। सबसे और एक और आपके होता है लास्ट, चौथा पॉइंट जो होता है मुख्य रूप से ये होता है आपकी न्यूक्लियेज, डीएनए आरएनए वाला न्यूक्लियेज। तो न्यूक्लियस पाचक कौन कौन से, इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले को याद करना, वसा पाचक एक ही है, लाइपेज। ये क्या करता है, वसा का पाचन करने वाला एकमात्र एंजाइम है लाइपेज मुख्य रूप से। और न्यूक्लियस में आप देख लीजिए न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियेज, ठीक है। अब दूसरा हो गया कि भाई आपके वसा पाचक हो गए। अब देखिए आप आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचक कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए एमिलेज आ गया, माल्टेज, सुक्रेज या सुक्रोज हो तो उसका पाचन सुक्रेज, एज लगती है एंजाइम बन जाता कोई चीज़ है। फिर है ट्रिप्सिन, इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन, इसी के पूरा नाम है काइमोट्रिप्सिन, और पेप्सिन। ये आपके क्या हो गए, 3 एंजाइम्स, मुख्य रूप से एंजाइम हो गए। ये क्या करते हो, कार्बोहाइड्रेट। वैसे अपन फर्स्ट क्लास जो हुई थी, फर्स्ट चैप्टर के जो, उसमें अपन चर्चा कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, वसा के अंदर क्या क्या आती है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर चावल है, नमकीन है, बिस्किट है, ठीक है, रोटी है, चावल जो भी है, गेहूँ है, बाजरा, जवार, सब ये क्या आते हैं कार्बोहाइड्रेट के। प्रोटीन में आपके जितनी भी दालें हैं, हरी सब्जियाँ हैं, दूध है, ठीक है, इनमें प्रोटीन। वसा में क्या होता है आपके मुख्य रूप से घी और तेल, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं मुख्य रूप से, इनका पाचन क्या होता है, अलग अलग एंजाइम मुख्य द्वारा होता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है आपके पाचित होता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। अब आप आगे देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि ये तो भाई कौन कौन से एंजाइम होते हैं और अपने जो पाचन तंत्र में एंजाइम होते हैं किस प्रकार के होते हैं। जैसे भी पढ़ा हाइड्रोलाइसिस प्रकार के होते हैं। ठीक, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि जब किसी क्रिया को करने के लिए, किसी पदार्थों को तोड़ने के लिए क्या हो, जल की उपस्थिति या उसमें से जल निकलता हो, तो उसे जो इस प्रकार की क्रिया जिस एंजाइम के द्वारा होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। अब देखिए अपन बात करते हैं आगे कि भोजन को चबाने, देखो भोजन का पाचन कैसा होता है, उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है कि भाई की ध्यान रखना महत्वपूर्ण चीज़ क्या किस प्रकार से होता है। तो भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य क्या होता है, मुख गुहा द्वारा संपादित होता है। सबसे पहले क्या होता है, भोजन को चबाया जाता है। जैसे आपने भोजन मुंह में लिया तो भोजन को चबाने का कार्य क्या होता है, दांतों के द्वारा किया जाता है। तो भोजन को चबाया जाता है और लार जो मिलाई जाती है कहाँ होती है, मुख गुहा के अंदर, मुख के अंदर ही होता है। ऐसे नहीं कि मुख से नीचे उतर के होता है। तो मुख गुहा के अंदर क्या होता है, भोजन को क्या किया जाता है कि भोजन को चबाना तथा क्या होता है, लार मिश्रित करने का कार्य किया जाता है। लार मिश्रित करने का कार्य किया जाता है इसके अंदर, आपके मुख गुहा के अंदर होता है कार्य। ये कहाँ कार्य कंप्लीट कहाँ होता है, मुख गुहा के अंदर, ठीक है। अब आप आगे देखिए कि भाई लार क्या होता है, एक लार का श्लेष्म जो होता है कि लार के अंदर जो म्यूकस पाया जाता है कि लार का श्लेष्म जो होता है भोजन के कणों को क्या कर देता है, चिकना बना देता है। तो लार क्या कार्य करती है, भोजन को क्या कर देती है, चिकना बना देती है। भोजन को चिकना, भोजन को चिकना बनाना, भोजन को चिकना बना दिया। उसके बाद क्या होता है कि भाई लार के जो होते हैं भोजन को चिकना बना देते हैं और चिपकाने में मदद करते हैं। तो भोजन जो होता है आपके क्या हो जाता है, चिकना बन जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस, एक टर्मिनोलॉजी है बोलस। कि भोजन जो होता है मुख के अंदर होता है, इसको चबाया जाता है और लार मिलाई जाती है। लार मिलाने की वजह से भोजन जो होता है आपकी वो क्या हो जाता है, चिकना होकर क्या हो जाता है, चिपकने में मदद करता है, ठीक है, मुंह में चिपकने लग जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। अब ये जो बोलस होता है ये क्या कहता है, कर्मानुकुंचन गति द्वारा, ठीक है, कि बोलस जो होता है इसमें कर्मानुकुंचन गति मतलब आगे की तरफ खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, किस में चला जाता है आपके, कि बोलस जो होता है आपके वो गति से कौन सी गति, ध्यान रखना, कर्मानुकुंचन नहीं पूछा जाता नॉलेज के लिए। कर्मानुकुंचन गति के द्वारा क्या करता है आपके, कि भाई कर्मानुकुंचन जो गति होती है जिसकी वजह से भोजन, कर्मानुकुंचन गति से भोजन कहाँ पहुँचता है, अब मुख गुहा से ग्रसनी में पहुँचता है। प्रोसेस तो अपन को पता है कि सबसे पहले भोजन कहाँ से जाएगा, अपन पढ़ चुके हैं।
अब ग्रसनी में गया तो ग्रसनी से भोजन कहाँ जाएगा, ग्रसिका में, कि ग्रसनी से भोजन कहाँ जाएगा आपके ग्रसिका में, और ग्रसिका से भोजन जो आपके कहाँ जाएगा आगे आमाशय में पहुँचता है। ग्रसिका से भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय में पहुँचता है। ठीक है, यहाँ तो हो गया कि भोजन को चबाया जाता है, लार मिश्रित की जाती है कहाँ पे, मुख गुहा के अंदर। फिर भोजन जो होता है चिकना हो जाता है, चिपकने लायक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। और बोलस में क्या होती है, कर्माणु कुंचन गति हुई, जिसकी वजह से भोजन कहाँ पहुँचता है, ग्रसनी में, और ग्रसनी से ग्रसिका में, ग्रसिका से आमाशय में जाता है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए कि भाई आमाशय में क्या होता है, भोजन प्रवेश करते क्या होता है आपके जठर ग्रसिका अवरोधी नियंत्रित करती है। पढ़ा था कि आमाशय में 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक तो पाई जाती है आपके ग्रसनी के पास में, और एक होती है आपके ड्यूडेनियम गृहिणी के पास। तो ये क्या करती है, जो आपके जठर ग्रसिका आपके अवरोधनी जो होती है, ये क्या करती है आपके नियंत्रित करती है किसको, भोजन को, प्रवेश को। क्योंकि आपको पता है ग्रसनी से जैसे भोजन आमाशय में चला गया, भोजन वापस आमाशय से बाहर नहीं जाने देगी ये। तो ये भोजन को क्या करती है आपके नियंत्रित करती है। उसके बाद में क्या होता है कि भाई जो लार में एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपके, मुख्य रूप से लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है क्या आपके टाइलिन के या एमाइलेज के की बात है। तो लार के अंदर एंजाइम, ध्यान रखना, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन या इसे क्या कहते हैं अपन, एमाइलेज। ठीक है, टाइलिन या एमाइलेज के पाया जाता है, जो मुख गुहा में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देता है। इसका कार्य क्या है, मुख्य लार का कि मुख गुहा के अंदर ही, लार का बनती है मुख गुहा के अंदर, तो मुख गुहा के अंदर क्या कर देती है, कार्बोहाइड्रेट क्या कर देती है, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देती है, जल अपघटन शुरू स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मुख से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से शुरू हो जाता है। कौन योगदान देता है, लार देती है। लार में कौन से एंजाइम, टाइलिन और एंजाइम जो आपके एमाइलेज होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करना शुरू कर देते हैं, किसके अंदर, मुख गुहा के अंदर ही। अब यहाँ तक बात होगी। अब आप आके देखिए, देखिए इसके आगे क्या होगा कि भाई लार कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर दिया। फिर यहाँ क्या होता है, करीब लगभग 30% क्या हो जाता है आपके स्टार्च का, क्या हो जाता है आपके जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्च को किसमें बदल दिया जाता है, माल्टोज में। ठीक है, किसमें बदल दिया जाता है, माल्टोज के अंदर। और माल्टोज का क्या कर दिया जाता है, फिर जल अपघटन कर दिया जाता है। माल्टोज का क्या कर दिया जाता है, जल अपघटन कर दिया जाता है। कि माल्टोज का क्या हो गया, जल अपघटन हो गया। अब इसके बाद क्या कर देते हैं कि भैया कि आमाशय में 3 प्रकार के स्राव होते हैं। क्या होते हैं कि भाई आमाशय के अंदर 3 प्रकार के स्राव होते हैं, 3 स्राव। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसकी देखिए कि भाई आमाशय के अंदर 3 स्राव। एक तो होता है म्यूकस का स्रावन होता है, म्यूकस लैस में एक ही बात है। एक प्रो एंजाइम होता है जो उसे बोलते हैं पेप्सिनोजन। और एक होता है आपके तीसरा HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शॉर्ट में लिख देता हूँ HCl, फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये 3 स्राव का होता है आपके आमाशय में होता है। भाई मुख गुहा में क्या हुआ कि भाई एमाइलेज जो टाइलिन होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करते हैं। इसकी वजह से जो 30% स्टार्च जो होता है किसमें बदल जाता है, माल्टोज के अंदर अपघटित कर दिया जाता है, और फिर माल्टोज का जल अपघटन हो जाता है। उसके बाद आमाशय में 3 प्रकार के स्राव होते हैं, एक तो म्यूकस का होता है, एक पेप्सिनोजन का, एक HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अब म्यूकस क्या कार्य करती है, देखिए कि म्यूकस जो होती है वो श्लेष्मा गिरवा कोशिका द्वारा स्रावित की जाती है। कि म्यूकस जो कहाँ से स्रावित होती है, तो म्यूकस का स्रावण जो है, म्यूकस का स्रावण जो है आपके कहाँ से किया जाता है, श्लेष्मा गिरवा कोशिकाओं, श्लेष्मा गिरवा कोशिकाओं द्वारा होता है। उसके बाद क्या है कि जो प्रो एंजाइम ये सक्रिय एंजाइम नहीं होता है, प्रो एंजाइम इसलिए बोला जाता है, इसको सक्रिय करना पड़ता है। ठीक है, प्रो एंजाइम लोग कौन सा, पेप्सिनोजन। कि ये भाई जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl होता है, उसके लिए क्या करता है, अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। कि भाई प्रो एंजाइम क्या हो गया, ये सक्रिय नहीं होता, कौन, पेप्सिनोजन, ये सक्रिय नहीं होता। तो ये क्या होता है कि जो आपके HCl है ये क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्लीय माध्यम है,
अम्ल तो मतलब अम्लीय माध्यम है, तो ये अम्लीय माध्यम में क्या करता है, पेप्सिनोजन जो होता है इस अम्लीय माध्यम के साथ किस में बदल जाता है, सक्रिय पेप्सिन बदल जाता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, भोजन के पाचन में योगदान देता है। पेप्सिनोजन क्या है, निष्क्रिय कंडीशन है, ऐसे लिख सकते हैं कि पेप्सिनोजन नीचे लिख दिए निष्क्रिय, कुछ कार्य काम नहीं करता ये। और जैसे ये HCl के संपर्क में आता है, अम्लीय माध्यम के संपर्क में आता है, सक्रिय हो जाता है और किसमें बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। और पेप्सिन क्या है, सक्रिय है, जो भोजन के पाचन में योगदान देती है। याद रखेंगे इसको, महत्वपूर्ण चीज़ बहुत ही क्या है, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है कि भाई क्यों सक्रिय होती है क्यों नहीं होती, इसकी बात कर चुके हैं। अब आप आके देखिए कि सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित होता है और भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन का क्या करता है, अपघटन करता है। ये कार्य क्या करता है, पेप्सिन भोजन में उपस्थित क्या करता है, प्रोटीन का आपके पाचन करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में योगदान देता है। आपको भी लिखा है था प्रोटीन पाचन कौन सा एंजाइम काम आता है, तो पेप्सिन, तो ये से भी याद रखते हैं। तो ये प्रोटीन सक्रिय होकर क्या करेगा, प्रोटीन पाचन में योगदान देगा। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब आप आगे देखिए क्या होता है कि जो आपके नवजात शिशु में क्या होता है, पेप्सिन के साथ देखो मैं भी क्या पढ़ा कि भाई पेप्सिन क्या कार्य करता है, प्रोटीन पाचन में योगदान देता है। देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आ रहा है, उसकी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, कि भाई पेप्सिन के साथ क्या होता है आपके आमाशय, जठरस मतलब आमाशय के अंदर क्या होता है आपके, पेप्सिन के साथ आपके जठरस मतलब आमाशय के अंदर पेप्सिन में क्या होता है, जठरस के साथ क्या पाया जाता है, एक एंजाइम और पाया जाता है, उसका नाम क्या है, रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या है, एंजाइम है। रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है आपके कि नवजात शिशुओं में क्या करता है, ये दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसके पाचन में योगदान देता है। कि दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है, दूध में जो प्रोटीन होती है उसका क्या करता है, पाचन में योगदान देता है। कौन, रेनिन, किनमें, नवजात शिशुओं के अंदर, नवजात शिशु के अंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप भी। अभी अपन आपको पता है, देखे भी होंगे छोटे बच्चे के, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि बच्चा जो जन्म लेने के बाद 6 महीने तक बच्चे को पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। अब वो माँ का दूध पिला, आप देखिए एक टाइम दूध पीते हैं कोई, आप तो 1 गिलास पीते हैं। आप एक दिन सोचिए आप खाना मत खाइए, बिल्कुल दूध ही दूध पिएंगे, आप उसका पाचन कर सकते हैं, नहीं पचा सकते उसको। ठीक है, तो भोजन दूध का पाचन जो होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें एक और एंजाइम पाया जाता है जो क्या, रेनिन एंजाइम होता है। ये भी क्या करता है, प्रोटीन पाचन करता है। पेप्सिन तो अपने जीवन भर ही पाया जाता है, सक्रिय होता है, लेकिन रेनिन बाल्य अवस्था में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। जैसे अवस्था उम्र बढ़ती जाती है, रेनिन क्या हो जाता है, आपके जो कम हो जाता है इसकी मात्रा। तो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, या गाय के बछड़े या जो भी जानवर होते हैं जो माँ का दूध पीते हैं, उनमें ये एंजाइम पाया जाता है। और ये क्या करता है, दूध में जो प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है दूध के अंदर, उसको क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, और नवजात शिशुओं के अंदर भी ऐसा होता है, नवजात शिशु बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं और उसका पाचन होता है और वो वृद्धि करते हैं। तो ध्यान रखना, रेनिन एंजाइम क्या कार्य करता है, नवजात शिशुओं के अंदर दूध पाचन में योगदान देता है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, प्रोटीन पाचन में योगदान देता है, और ये भी प्रोटीन पाचन में योगदान देता है। अब आप आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बात करते हैं कि भाई एक ऑक्सीसेंटिक कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है आपके, ऑक्सीसेंटिक कोशिकाएं, ध्यान रखेंगे नाम, ऑक्सीसेंटिक कोशिकाएं। ये किसका स्त्रवण करती है, ध्यान रखना, HCl का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है, स्त्रवण, किसका, HCl का। पूछा जाए आमाशय के अंदर HCl का स्त्रवण कौन, सबको पता है कि आमाशय के अंदर अम्ल स्रावित होता है, कौन सा, HCl। अब इसका स्त्रवण कौन करता है, ठीक है, तो इसका स्त्रवण का कार्य किसका है, आपके ऑक्सीसेंटिक कोशिकाएं जो होती है ये अपने आमाशय के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है। और आमाशय में क्या होता है, जो भोजन है कुछ घंटों तक पड़ा रहता है। अब कुछ घंटे, 3 घंटे हो सकते हैं, 4 घंटे हो सकते हैं, सबका अलग अलग मत है। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक पड़ा रहता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और अब आप आके देखिए कि कुछ घंटों तो पड़े रहेगा, फिर क्या होता है, पेशी संकुचन की क्रिया होती है, जठरस मिश्रित हो जाता है, तो इस भोजन को क्या कहते हैं, काइम। कि भोजन क्या होता है, कि भोजन में जब क्या होता है, जठरस मिश्रित हो जाता है, जठरस मतलब आमाशय द्वारा स्थित होने वाला, भोजन के अंदर क्या हो जाता है, जठरस जब मिश्रित हो जाता है, ठीक है, फिर इस भोजन को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम। पहले था बोलस, बोलस कब कहा जाता था, भोजन में क्या हो जाती है, लार मिश्रित हो जाती थी, तो उसको बोलते थे बोलस। बोलस मतलब क्या, जब मुख गोवा के अंदर भोजन में क्या होती थी, लार मिश्रित होती थी, तो उसको क्या बोलते थे, बोलस कहा जाता था। जब भोजन में जठरस मिश्रित हो जाती है
जठरस मिल जाता है उसे क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि भाई जठरस स्त्रावित हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, और बोलस कब कहा जाता है, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। अभी एक और चीज़ देखो वापिस, इसका ध्यान, पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो आपके HCl की वजह से पेप्सिनोजन से पेप्सिन सक्रिय अवस्था में बदलता है। ठीक है, जठरस के अंदर। और जठरस में एक और कौन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन पाचन करता है, कौन सा, रेनिन। ठीक है, और ये रेनिन जो होता है आपके प्रोटीन पाचन का कार्य, किसमें, नवजात शिशु के अंदर दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है, कैसियम प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, कैसियम प्रोटीन जो होती है उसके पाचन में योगदान देता है। ठीक है, आपको पता नवजात शिशु होते जो आपके 6 महीने माँ के दूध का ही सेवन करते हैं तो उनका पाचन हो जाता है। ठीक है, और HCl का स्त्राव आमाशय के अंदर कौन करती है, ऑक्सीसेंट्रिक कोशिकाएं जो होती है वो आपके क्या करती है, HCl का स्त्राव करती है। और आमाशय को जो घंटों तक भोजन पड़ा रहता है, और जब आमाशय में भोजन पड़ा था तो क्या होता है, भोजन में जठरस मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। बोलस मैंने आपको बताया था, भोजन जब क्या होती है लार मिश्रित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।